हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कक्षा 11 जीव विज्ञान की तीसरी अध्याय वनस्पतिक जगत के बारे में। ठीक है, तो वनस्पतिक जगत स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है इसके परिचय के बारे में हम लोग देखा जाएगा, फिर इस चैप्टर के हेडिंग्स को पढ़ा जाएगा। इस चैप्टर्स में आपको 6 हेडिंग पढ़ना है। शैवाल के बारे में आप पढ़ेंगे, इसमें ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और लास्ट में आप पादप जीवन चक्र एवं संतत एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो हेडिंग होगा चैप्टर 3 का वह शैवाल होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ वनस्पतिक जगत का परिचय देखें हैं और इसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से आप समझें। वनस्पतिक जगत अध्याय 3। पिछले अध्याय में आपको विटेकर ने वनस्पतिक जगत का जो वर्गीकरण किया था उसकी चर्चा जो है पिछले अध्याय में किया गया था। ठीक है, विटेकर के द्वारा पिछले अध्याय में हमने विटेकर द्वारा सुझाए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था। ठीक है, विटेकर ने 5 किंगडम ठीक है सुझाए थे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी था। ठीक है, इसमें आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में पिछले चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था। इस चैप्टर में प्लांटी के बारे में बताया जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में आपको एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, इस अध्याय में हम प्लांटी जगत, जिसे वनस्पतिक जगत भी कहते हैं, के बारे में तथा वर्गीकरण के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अध्याय 3 में आपको वनस्पतिक जगत के बारे में बताया जाएगा और उसके वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वनस्पतिक जगत के विषय में समयानुसार परिवर्तन आया है। ठीक है, जो वनस्पतिक जगत है उसमें समय के साथ क्या किया गया है, परिवर्तन किया गया है। जैसे कि फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिसमें कोशिका भित्ति होती है अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो जो पहले फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा को प्लांटी जगत में रखा गया था वनस्पति जगत में, अब उनको अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो फंजाई, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें कोशिका भित्ति होती है अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। यद्यपि वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। तो पहले इनको एक ही जगत में रखा गया था, लेकिन अब इनको अलग कर दिया गया है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीलहरी शैवाल कहते हैं, अब शैवाल में नहीं है, अब इसको अलग कर दिया गया है। पहले शैवाल में साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था, लेकिन अब शैवाल में इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरी शैवाल कहते हैं अब शैवाल में नहीं है। ठीक, इस अध्याय में हम प्लांटी के अंतर्गत शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपने पिछले अध्याय में विटेकर के द्वारा सुझाया गया जो सजीव का वर्गीकरण था, जिसमें आपने 5 जगत वर्गीकरण पढ़ा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, प्लांटी के बारे में। तो पिछले चैप्टर में हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में एक्सप्लेन किया था। इस चैप्टर में आपको वनस्पतिक जगत के बारे में बताया जाएगा। पहले जो है वनस्पतिक जगत के में फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा को रखा गया था, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया है। ठीक उसी तरह से शैवाल में साइनोबैक्टीरिया को रखा गया था, लेकिन अब साइनोबैक्टीरिया को शैवाल से अलग कर दिया गया है। ठीक है, इस अध्याय में हम आपको शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आइए इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। ठीक है, तो इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने से पहले जो है आपको एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखना होगा। पहले दिए गए वर्गीकरण में हम आकारिकी के गुणों जैसे कि प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। ठीक है, जो पहले का वर्गीकरण था वो आकारिकी पर आधारित था। आकारिकी में हम क्या देखते थे, आकारिकी में हम प्रकृति को, रंग को, पत्ती की संख्या को, आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करते थे। ठीक है, वे मुख्यतः कायिक गुणों और पुमंग की रचना के आधार पर है।
ठीक है। वह मुख्यतः किस पर आधारित था? वह मुख्यतः कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर है, ठीक। तथा लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण कैसे थे? कृत्रिम थे। कायिक गुणों अथवा पुमंग की रचना के आधार पर वर्गीकरण किया गया था और लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण क्या थे? कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली, ठीक है, उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीशीज को अलग कर दिया था, ठीक है। तो लिनियस के अनुसार ऐसे वर्गीकरण जो थे वे कृत्रिम थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित जातियों को अलग कर दिया था। इसका कारण था कि वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, ठीक है, वे बहुत ही कम गुणों पर आधारित थे, इसीलिए बहुत ही समीप वाली संबंधित जातियों को अलग कर दिया था। कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी, ठीक है। जो कृत्रिम वर्गीकरण था उसमें कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी। यह अब स्वीकार नहीं है, ठीक है। कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी जाए, अब यह स्वीकार्य नहीं है, अब यह एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कायिक गुणों में पर्यावरण के अनुसार क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए जो कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी उसे अब स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यह था कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में। अब आइए प्राकृतिक वर्गीकरण की थोड़ी चर्चा करते हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है? प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध, ठीक है। प्राकृतिक वर्गीकरण जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान तथा पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है, ठीक है। तो जो प्राकृतिक वर्गीकरण है वह कृत्रिम वर्गीकरण से विपरीत है, बिल्कुल भिन्न है। इसमें जो है जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ, इसमें जीवों में प्राकृतिक संबंध को देखा ही जाता है, इसके साथ साथ बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों को भी देखा जाता है। भीतरी गुणों जैसे कि परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान और पादप रसायन के आधार पर विकसित हुआ है। पुष्पी पादपों के इस वर्गीकरण को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो प्राकृतिक वर्गीकरण था वह किसके द्वारा दिया गया था? यह पुष्पी पादपों का यह वर्गीकरण जो है बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया था। जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने प्राकृतिक वर्गीकरण को सुझाया था, जो जीवों में प्राकृतिक संबंध और बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों के आधार पर विकसित हुआ था, ठीक है। तो यह था कृत्रिम वर्गीकरण और प्राकृतिक वर्गीकरण के बारे में। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में वर्गीकरण कौन सा है? वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र, ठीक है, वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जो वर्गीकरण स्वीकार्य है वह है जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों के विकासीय संबंध पर आधारित है, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लगता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे, ठीक है। तो इस आधार पे हमें यह पता लगता है कि समान टेक्सा के जो जीव थे वे सबका पूर्वज क्या था? एक ही था। अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं तथा अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं,
ठीक है। तो वर्गीकरण की जो कठिनाइयां हैं उनको हल करने के लिए अब विभिन्न सूचनाओं और स्रोतों का यूज किया जाता है। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो। ठीक है। तो जब किसी जीव के पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है तब वर्गीकरण करना और भी कठिन हो जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में जाति वृत्ति वर्गीकरण तंत्र जो जीवों के विकासी संबंध पर आधारित है इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है। इससे यह पता लगता है कि समान टेक्सा के जीव जो थे वे सबके पूर्वज एक ही थे। ठीक है। इसमें जो है वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मीय प्रमाण उपलब्ध न हो। संख्यात्मक वर्गीकरण, ठीक है, संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। जो संख्यात्मक वर्गीकरण है जिसे अब आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है। तो संख्यात्मक वर्गीकरण जो है, संख्यात्मक वर्गीकरण जो है वह अवलोकनीय गुणों पर आधारित है जिसे सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है। ठीक है। इसमें जो है सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है, इसके बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है। ठीक है। इसमें जो है प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान में रख सकते हैं। आजकल वर्गीविद भ्रांतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, जो वर्गीविद हैं वे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकरण के कोशिका विज्ञानी सूचनाओं, कोशिका वर्गीकरण के कोशिका विज्ञानी सूचनाओं जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकरण जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो आजकल जो वर्गीविद हैं वे भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोशिका वर्गीकरण के कोशिका विज्ञानी सूचनाओं का उपयोग करते हैं जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्गीकरण जो पादप के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका वनस्पतिक जगत के परिचय के बारे में। ठीक है। तो आइए देखते हैं वनस्पतिक जगत का जो पहला हेडिंग है शैवाल। ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू।